नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांजल सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे डायरेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने 3 साल पहले एक कम बजट फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर करिश्मा कर दिखाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्शन में नेशनल अवार्ड भी मिला था। और एक बार फिर वो ज़मीन से जुड़े हुए टॉपिक पे फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है चरक, जो 6 मार्च को थिएटर्स में रिलीज़ होने जा रही है। तो चलिए स्वागत करते हैं सुदीप्तो सेन का। सुदीप्तो सर, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केमन आছেন? आई एम गुड, थैंक यू। सर, आपको नेशनल अवार्ड मिला था द केरल स्टोरी के लिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन भी द केरल स्टोरी से जुड़ा हुआ ही होगा। बोलिए। फिल्म ने 300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी, जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने करिश्मा कर दिखाया था। आपको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो पहली फिल्म जब ब्लॉकबस्टर थी तो दूसरी से दूरी क्यों? और दूसरा सवाल कि फिल्म द केरल स्टोरी 2 ने बॉक्स ऑफिस पे थोड़ी सी कमज़ोर शुरुआत की है, तो आप इसका आकलन कैसे करते हैं? नंबर वन, केरला स्टोरी जब मैंने बनाया था उससे पहले मेरा 10 से 12 साल की रिसर्च वर्क था उसके ऊपर। और एज अ फिल्म मेकर जो भी फिल्म मैं बनाता हूँ, सारे फिल्मों के पीछे इतना ही लंबा रिसर्च वर्क होता है, क्योंकि मैं जो भी फिल्म बनाया, हर फिल्म की हर शॉट, हर डायलॉग मुझे मेरी खुद की वो पहचान होता है और मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। लेकिन जब केरला स्टोरी 2 की बात हुई, मुझे थोड़ा सा साहस मेरा कम हुआ, क्योंकि वहाँ पे ना केरला स्टोरी एक ही था। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की कहानी था। मुझे इस जगह के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि व्हाट्सएप में मेरे पास आता था या न्यूज़पेपर में आता था। तो मुझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड या न्यूज़पेपर की न्यूज़ की बेसिस पे एक फिल्म बनाने का मुझे साहस नहीं हुआ। तो और मुझे एक और भी कहानी बताना था, चरक बनाना था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे नहीं करना चाहिए। अभी जो लोग फिल्म बनाए, डेफिनेटली मैंने फिल्म नहीं देखा, लेकिन डेफिनेटली दे हैव डन गुड जॉब। तो ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं आई मस्ट मूव ऑन इन माई लाइफ। और दूसरी सवाल था बॉक्स ऑफिस को लेके। मुझे ये लगता है कोई भी फिल्म मेकर, जैसे आपने खुद ही जवाब दिए, केरला स्टोरी 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमाए, ये हमारी प्लान में नहीं था। हमें प्लान था कि एक ऑनेस्ट फिल्म बनाए। हो गया 300 करोड़, अनप्रेसिडेंटेड ब्लॉकबस्टर। तो सिचुएशन, टाइम, पर्सपेक्टिव, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है फिल्म की बिजनेस क्या होगा, फिल्म कितना हद तक पहुंचेगा। और ये अर्ली ट्रेंड भी है, 2 दिन ही हुआ है रिलीज़ हुई है, तो आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर कोई फिल्म की अच्छे बुरा उसकी डिसीजन जजमेंट नहीं होना चाहिए। सर, जब आपकी पहली फिल्म, मतलब ये लास्ट फिल्म यूँ कहें, ब्लॉकबस्टर होती है, इतना अमेजिंग बिजनेस करती है, तो दूसरी बनाते वक्त क्या प्रेशर ज़्यादा होता है या आपको लगता है कि अब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी? हाँ, प्रेशर तो ज़्यादा होता है, नो डाउट प्रेशर ज़्यादा होता है। कोई भी सक्सेस सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नहीं। जैसे आपने बताया कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला। एक नेशनल अवार्ड, मुझे मालूम है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। आप फोकस में हैं, सारे सर्चलाइट आपके ऊपर है। आप कोई गलत काम करना मतलब अगर इतना सा गलत करेंगे तो इतना ज़्यादा उसको आप लोग ही उसको मीडिया में लाएंगे। तो एक इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बहुत कॉन्शियस हो जाता है। तो जब इंसान कोई चीज़ें जब स्पॉन्टेनियसली करता है ना, उसमें एक रॉनेस होता है। जब आप कॉन्शियस होकर कुछ करेंगे तो सबसे बड़ी चैलेंज वो होता है कि आपका ओरिजिनलिटी से आप हट तो नहीं जाएंगे, तो चैलेंज ज़्यादा रहता है। आप कहना तो चाहते हैं अनप्लान्ड थिंग्स आर बेटर? ऑलवेज बेटर, ऑलवेज बेटर। और स्पॉन्टेनिटी में क्या होता है ना, आपके सामने कोई वो पहाड़ तो नहीं है ना, एक्सपेक्टेशन की पहाड़ तो नहीं है ना। आप लोग वेट करते रहते हैं कि सुदीप्तो सेन की नेक्स्ट धमाका क्या होगा। तो इसलिए और मेरे नाम के साथ कंट्रोवर्सी का भी नाम आ जाता है। मेरा सवाल है सर, मैं पूछूंगी उससे, हम आएंगे। तो बात यह है कि लोग जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाता है ना, तब आप डेफिनेटली कॉन्शियस हो जाते हैं। तब आपको लगता है कि मेरा शर्ट ठीक से है कि नहीं, प्रेस किया हुआ है कि नहीं, क्या मेरा हेयर स्टाइल ख़राब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका सबकी नज़र सबकी आपके निगाहें ऊपर आपकी निर्भर तरफ। रहता है। तो थोड़ा सा तो डेविएशन होता है। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ सक्सेस।
सर आपके बारे में रिसर्च कर रही थी मैं, तो आपने बीएससी किया है फिज़िक्स में, फिर आपने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, तो फिल्म मेकिंग में आप कैसे आए? बात ये है कि ये पूरा ही प्लान था। मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था, तो मुझे पहले से ही प्लान था कि मुझे आइदर मैथमेटिक्स पढ़ना है या तो फिज़िक्स पढ़ना है, क्योंकि दोनों ही हमारी नॉलेज की फ़िलॉसफी है। नॉलेज की फ़िलॉसफी है, साइंस की फ़िलॉसफी है फिज़िक्स। तो मुझे जो ब्रह्मांड की, ह्यूमन काइंड की जो फिलॉसफी है, जो जिसको फिजिक्स बोला जाता है, वो मुझे पहले पढ़ना था। उसके बाद मुझे मनोविज्ञान पढ़ना था। ये दोनों की जो कॉम्बिनेशन होता है ना, फिल्म मेकिंग के लिए एक लिथल कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो मैं बहुत सोचे समझे इसकी प्लानिंग किया था। मतलब आप पहले साइंस फिर ह्यूमन साइंस पढ़कर फिल्में उसके बाद बनाना फिल्म चाहते हैं? यस, एग्जैक्टली वही प्लान था और मैंने उस प्लान में कामयाब हुआ। सर एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर इंडस्ट्री में आपके लिए नेविगेट करना कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, नेविगेशन एक्सपेक्टेड ही था। शुरू में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरा फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर तो था नहीं, तो मेरे हिस्से का जो स्ट्रगल था वो स्ट्रगल मैंने किया, और उसको ग्लोरीफाई करने की कोई कारण नहीं है। आप एक जर्नलिस्ट बने, आपको भी आपकी हिस्से का स्ट्रगल करना पड़ा। इस ऑफिस में जितने लोग हैं सबको उसी स्ट्रगल करना पड़ा। मेरी काम की प्रोफाइल थोड़ा बड़ा है, दायरा थोड़ा बड़ा है, तो हमारी स्ट्रगल भी थोड़ा ज़्यादा था। बट हर स्ट्रगल की एक इम्प्लीकेशंस ये होता है, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसमें उसकी जो पावर होता है, उसकी जो तजुर्बे होता है, उसकी जो मैसेजेस होता है ना, वो इंसान को बहुत बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है। आप रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होते हो जब आप, पर्टिकुलरली मेरी जैसे फिल्म बनाने के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको हर शब्द के लिए, हर विजुअल के लिए आपको परखा जाएगा, आपको उस कसौटी से गुजरना पड़ेगा जहाँ पे एक छोटा सा गलती भी मेरी डिस्क्रेडिट की कारण होगा। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा कॉन्शियस। मेरी हिस्से का जो स्ट्रगल था बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं बहुत एंजॉय की मेरी स्ट्रगल को। और आप जब सफ़र एंजॉय करते हैं तो वो डेफिनेटली आसान हो जाता है। एब्सोल्युटली। सर आपने द केरला स्टोरी बनाई, बक्सर बनाया, और अब आप चरक लेके आ रहे हैं, जो सारे बहुत ही हमारे आसपास के टॉपिक हैं। सो इन टॉपिक्स पे जब आप रिसर्च करते हैं और आप इनमें डीप डाइव करते हैं, तो आपके लिए वो कितना ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंज होता है और ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी होती है? बात यह है कि जाननी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि उस टॉपिक को चुनना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। केरल स्टोरी, द केरला स्टोरी जो फिल्म मैंने बनाया था, ये मैंने प्लान करके नहीं बनाया था। 2014 में मैं केरला में था, कुछ घटना मेरे सामने घटते रहे और मैं उसका विटनेस बनता रहा। तब जाके मुझे लगा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। तब भी नहीं सोचा था कि मुझे फिल्म बनाना है। करते करते मैं केरला स्टोरी की जो रिसर्च था उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई 2018 में, जिसको लंदन में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड भी मिला था। तो फिर बस्तर भी ऐसा ही 8-10 साल की ग्रुएलिंग वो था। बस्तर और डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो बस्तर की जंगल में, जहाँ पे अभी तक इंटरनेट भी पहुँचता नहीं है, ऐसे जंगलों में घूम घूम के तथ्य कलेक्ट करना, रिसर्च वर्क का मतलब बारीकी से करना, वो और डिफ़िकल्ट था। और चरक के लिए, चरक का कहाँ रिसर्च की जो जर्नी था वो और ख़तरनाक है। ख़तरनाक किस लिए कि उसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, लेकिन लोगों के मन में एक जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एस्पेक्ट है, जिसको बोलते हैं फेथ, विश्वास। आपकी विश्वास के ऊपर अगर कोई कमेंट करना है, वो कितने खतरनाक हो सकता है, मुझे उसके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, आप खुद जानते हैं। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अपनी इमोशन को बारे में प्रोटेक्टिव होता है, और विश्वास एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको आपकी जीद, ईगो, सब कुछ मिला के आप उसको प्रोटेक्ट करते हो। मैंने चरक में वो विश्वास को क्वेश्चन किया, जिससे लोगों की अंधविश्वास, लोगों की, हालांकि इंसान को, छोटे बच्चे को बलि देने तक की जो परंपराएं हमारे देश में सदियों से चलते आए, वहाँ तक भी मैंने क्वेश्चन किया। तो नेचुरली ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा था, और मुझे ये लगता है कि फिल्म बनाने के बाद कि मैंने सही ढंग से, सही तरीके से ये सवाल उठा पाया इस फिल्म में। सर ट्रेलर में जैसे चाइल्ड सैक्रिफाइस है और बहुत जैसे अंधविश्वास की आप बात कर रहे हैं,
तो इस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए आपको कितना समय लगा है? क्या है कि मैं नॉर्थ बंगाल से बिलोंग करता हूँ। चौरक हमारी बचपन की एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इनफैक्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, झारखंड, ये सब जगह में चौरक जो चैत्र महीना में होता है, बहुत फेवरेट फेस्टिवल है। फेवरेट इन द सेंस चौरक बहुत कलरफुल फेस्टिवल है। म्यूज़िक, डांस, मास्क लेके अलग अलग तरीके से परंपराएं। तो बचपन में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था फरवरी मार्च की फर्स्ट वीक में। हमारे उधर एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, वो भी लोग अपना सारे फसल इकट्ठा कर लेते थे, तो एक हैप्पी टाइम होता था। तो चरक इसलिए एक हमारी एवरीडे की इशू में वो सबसे इम्पोर्टेंट एक फेस्टिवल हुआ करता था। जैसे कि बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा होता है, चरक भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल था। तो चरक में हम लोग, जैसे कि हम लोग एंजॉय करते थे और भाग लेते थे, वैसा ही हम लोगों ने ये सब तांत्रिक प्रैक्टिसेस, जो डेड बॉडी को खाना और उसकी खून लेके होली खेलना और बलि देना, ये सब चीज़ें हमारी जहन में घुस गया था। जैसे जैसे बड़े होते गए तो मुझे लगा कि इसके ऊपर सवाल करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। एक हाथरस दिल्ली से 150-200 किलोमीटर दूर एक जगह है हाथरस। 2024 में इवन 2 साल भी नहीं हुआ, एक स्कूल की रिजल्ट ख़राब हो रहा था, तो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी बैठ के डिसाइड करता है कि एक बच्चे को बलि दिया जाएगा, 9 साल की क्लास 2 की स्टूडेंट। तो आप छोटे मोटे जो कुसंस्कार है, छोटे मोटे जो सुपरस्टिशन है, आप बाल खोल के निकलेंगे तो आपका माँ बोलेंगे कि बाल को बांध लो, या आप बिल्ली रास्ता काटे तो आप गाड़ी को रोक दिया। ये सारे छोटे मोटे प्रैक्टिसेस है जिसको लेके ज़्यादा कुछ हार्मलेस है ये। लेकिन अगर ये जानलेवा तक पहुंच जाता है तो सवाल तो करना पड़ेगा, और एज एन आर्टिस्ट हम रिस्पॉन्सिबल भी फील करते हैं कि इसके बारे में बात होना चाहिए और ये कुप्रथा बंद होना चाहिए। लीगली तो बंद हो गया था, कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बैन कर चुके हैं ये आघुरी प्रैक्टिसेस को, लेकिन चोरी छुपे तो हो रहा था, क्योंकि ये कानून से बंद करने वाली सब्जेक्ट नहीं था, ये अपने विश्वास की बात है। सर, इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है कि जब आपने जितनी फिल्में बनाई है, आपने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है, लगभग कि आपके आसपास जो आपको दिख रहा है उससे आप उस पर रिसर्च करके बनाते हैं, फैक्ट्स बनाते हैं, लेकिन जैसा आपने पहले ही कहा कि कंट्रोवर्सीज अपने आप ही आपके पीछे आ जाती है। तो पहली बार द केरला स्टोरी में था कि फैक्ट्स गलत है, डिस्टॉर्ट करने के जो बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे, और अब जैसा आपने खुद ही कहा कि जब धार्मिक भावनाओं पर आप सवाल उठाते हैं तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो आप इन विवादों से, इन कंट्रोवर्सीज से कैसे डील करते हैं? एक्चुअली ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं केरला स्टोरी में जो भी फैक्ट्स बोला गया, जो भी तथ्य दिया गया, जो भी नंबर बोला गया, सब 100% सच है। मैं आज इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैनल की ऑफिस में खड़ा होकर बोल रहा हूँ। मैं एक एक शॉट को, एक एक डायलॉग को सपोर्ट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए मैं इधर खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो 10 साल की रिसर्च है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारी इंटीग्रिटी पे सवाल जो उठा रहा है, वो तो रिएक्शन कर रहे हैं, वो हमारी तथ्य सुन के उनको अनकंफर्टेबल, सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि कारपेट के नीचे से ब्रश ऑफ कर दो, लेकिन अगर जब आपके सामने सच को सच की तरह, न्यूड ट्रूथ को, न्यूड फैक्ट को अगर हम आपके सामने हम पेश करें, आपको अनकंफर्टेबल करेगा। आप वो अनकंफर्टेबिलिटी कैसे एक्सेप्ट करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पॉलिटिकली उसको देखेंगे तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि हमारी फिल्म के साथ, केरला स्टोरी के साथ एक मुस्लिम शब्द था, तो ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी की कान खड़ा कर दिए, क्योंकि मुस्लिम उनके लिए भारत की नागरिक नहीं है, उनके लिए वोट बैंक है। तो नेचुरली उन लोगों को रिएक्शन तो आएगा अपने वोट बैंक के बारे में, अगर कुछ तथ्य बाहर आ जाए, क्योंकि सब दबा के रखने की एक आदत है। वैसा ही चरक में जो चीज़ हम अवॉइड करने लायक था वो अवॉइड कर चुके हैं। संस्कार कुसंस्कार को हमने बोल दिया, चलो ये तो इंसान की ज़िंदगी की हिस्सा है, लेकिन वो विश्वास, जिस विश्वास से आप रात को बाल खोल के नहीं निकलते हैं, या एक बंगाली लड़की होने के कारण आपकी शादी में आपको लोहे का एक जंजीर पहना दिया जाएगा, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपकी कॉन्शियंस पे डिपेंड करता है। आपकी कॉन्शियंस अगर अलाउ करे
तो मैं वहाँ पे वितर्क तर्क इसके लिए लाऊंगा क्योंकि ये आपके लिए एक मामूली घटना हो सकता है, लेकिन एक गरीब इलिटरेट पॉपुलेशन के लिए डेफिनेटली डेफिनेटली उसके ऊपर सवाल मैं करूंगा, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सच को उजागर करे। तो ये मेरा आर्ट है और ये आर्ट को मैं जितनी प्रोफाउंडली और जितनी ग्राफिकली प्रेजेंट करूं वो उतना ज़्यादा आपकी विश्वास को मैं थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करूंगा और हिलाएंगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि सच का रास्ता आसान नहीं होता, सच कहना आसान नहीं होता है, तो जब आप ऐसी फिल्में बनाते हैं और आप कंट्रोवर्सीज में घिर जाते हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे दूसरा रास्ता या थोड़ा आसान रास्ता चूज कर लेना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि दिस इज मच बेटर आर्ट, और एज एन आर्टिस्ट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसके बारे में बात करूं। आपने देखा होगा, मतलब हमारी अपना अगर इतिहास, आर्ट की इतिहास स्टडी करेंगे, विंसेंट वैन गॉग जो एक्सट्रीम गरीबी में अपनी मौत को मिल लिया मौत के साथ, तो उनकी पेंटिंग आप देखेंगे, उनकी पेंटिंग में कोई कॉन्वेनियंस नहीं था। वो उसी को पेंट किया है, उसी कलर को यूज़ किया है जो उनकी गरीबी को, उनकी रियलिटी को राइटली डिपिक्ट किया है। आज उनकी आर्ट 100 करोड़ों में बिकता है। तो एक आर्ट होता है कंफर्ट की आर्ट, एक होता है डिफिकल्ट आर्ट। मैंने वो दूसरे रास्ता चुना। सर, आपने जैसा कहा कंट्रोवर्सीज में आप घिरे रहते हैं, तो मैं घूम फिर के उसी पे आ रही हूँ दोबारा से। आपके स्टेटमेंट को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन करके देखा जाता है और इस फिल्म की टाइमिंग के साथ भी बहुत सारे सवाल उठे थे, तो आपको उस पर क्या रिएक्शन है? नंबर वन, मुझे बहुत खुशी होती अगर सारे पॉलिटिकल पार्टी मेरी फैक्ट्स को देखते, सारे पॉलिटिकल पार्टी मेरी रिसर्च को यूज़ करते। नहीं किए तो ये हमारी देश की रियलिटी भी है। आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर है और आप बोलेंगे गरीब को रोटी खिलाओ, तो दूसरे सारे पॉलिटिकल पार्टी हावी हो जाएगा कि नहीं 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 नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स है। मैं उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि आर्ट बनता है उन लोगों के लिए जो उसके ऊपर रिएक्शन देंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। तो मेरी केरला स्टोरी से मैंने ऐसे इशू रेस किया था, या बस्तर से ऐसे इश्यूज रेस किया था जो इस देश की प्लैनेट्स को, जिसकी जो पावर में है, उन लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। और कुछ हद तक काम हुआ भी है। ऐसा है कि केरला स्टोरी आज भी, अगर अभी तो केरला स्टोरी 2 आया है, आने से पहले तक लोग केरला स्टोरी को डिस्कस करते थे। और जो लोग मुझे बोला था कि मैं प्रोपेगेंडा फिल्म बनाता हूँ या मैं बीजेपी आरएसएस की एजेंडा पे काम करता हूँ, मैंने नाम नहीं लिया था। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बात करने के लिए। तो ऐसे अभी सिचुएशन है, हाँ ऐसा तो है, लेकिन ऐसा भी है, मतलब मतलब कारपेट के अंडर से ब्रश करने में जो आदत था वो आसानी से नहीं कर पाएंगे, इग्नोर आसानी से नहीं कर पाएंगे। आप इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि केरला स्टोरी में जो शालिनी उन्नीकृष्णन की कैरेक्टर है, रियल लाइफ में वो लड़की अभी भी सीरिया की जेल में है। जो लड़की का सुइसाइड की स्टोरी है इस फिल्म में, उसकी माँ बाप आज भी अपने बेटी के लिए जस्टिस ढूंढ रहा है। जो लड़की को दिन में 10 बार गैंगरेप होना पड़ता था, वो मेरे कैमरा के सामने आके बोला है कि ये तो छोटा सा घटना दिखा है मेरी ज़िंदगी और भी बदतर था। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको पॉलिटिकल कलर दे देना आसान है, इग्नोर करना आसान काम नहीं है। चरक के साथ भी सेम है, जब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आता है तब तक अगर ठीक है ना, गाड़ी माँ बोल रहा है तो बाल बांध ही लेता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरी दीदी की शादी हुई और जब ससुराल पहुँचे, वो उसकी पूरे ससुराल वाले एक साथ थे। जब वो घर में घुसने गए, जो बंगालियों की कस्टम है, उसकी सास आके लोहे का एक बैंगल पहनाते हैं। मेरी दीदी सबके सामने मना कर दिया था वो बैंगल पहनने के लिए। बेशक उस बैंगल को सोने से कवर किया हुआ था। तो
एक तर्क हो सकता है, क्या बात है, पहन लेते तो क्या होता, थोड़ी आपकी कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन ये सोच है, ये एक आइडियोलॉजी है। अगर आपको लगे कि नहीं, किसी भी हालत में मैं एक लड़की की हक नहीं छीन सकता, एंड वी हैव द इक्वल राइट ऑफ अ मैन इज नॉट गोइंग टू वेयर दैट बैंगल, तो मैं क्यों पहनूं? ये एक सोच की बात है। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। लेकिन वही सोच जब तक हमले से ठीक है, लेकिन वही सोच अगर एक बच्चे की बोली तक भी पहुंच जाता है तो उसको क्वेश्चन करने की कारण है। वही जो हमारी हम एजुकेशन, फिल्म में देखेंगे। वही हमारी एजुकेशन की एक्सटेंशन है। वही एजुकेशन का यूज़ करोगे या नहीं करोगे। हम हमारी साइंस को, टेक्नोलॉजी को, हमारी इवन हमारी देश की कॉन्स्टिट्यूशन को हम शर्ट की तरह यूज़ करते हैं। जब ज़रूरत होता है तो पहन लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं है खोल के रख देते हैं। लेकिन ये हमारी देश को, हमारी ज़िंदगी को कैसे साइंटिफिकली करेक्ट तरीके से चलाया जाएगा वो डिसाइड करता है। अदरवाइज इतने सारे बाबा अभी जेल में नहीं होता। सर, आपने अभी सीबीएफसी को लेकर भी एक थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट दिया था, और जहां बाकी मेकर्स के लिए ओटीटी एक सेफ प्लेटफॉर्म है जहां वो रिस्क ले सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, वहीं आप कहते हैं कि ओटीटी इज प्लेइंग सेफ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं इतने मेहनत करके 10 साल मेहनत करके एक फिल्म बनाता हूँ, उसको मैं मोबाइल फ़ोन में लोग देखेंगे, मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म बड़े पर्दे में देखें। सेफ होता है क्योंकि पैसा डेफिनेटली मिल जाता है। बॉक्स ऑफिस में वो काम करेगा या नहीं करेगा, इसमें एक सवाल आ जाता है। लेकिन मुझे आपको मैंने पहले बताया, मुझे सिंपल रास्ते में चलने में मज़ा नहीं आता है। दैट इज़ द किक वन ह्यूमन बीइंग शुड गेट, दैट इज़ द फन। फिल्म हो तो बड़ी हो, फिल्म हो छोटे तो पर्दे पे आपको मजा नहीं। फिल्म और बाद में इवेंचुअली छोटे पर्दे में जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी फिल्म को लोगों को पहले बार बड़े पर्दे में देखना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है लाइफ में। मैं ऐसे ही शूट करता हूँ फिल्म को। सर, अगर आपको नहीं लगता कि आप ओटीटी का रास्ता चुनेंगे तो ये जो नेविगेशन है वो थोड़ा आसान हो जाएगा बोल्ड मुझे टॉपिक्स? मालूम है कि होगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं आज तक बॉम्बे में मेरा 15 साल 16 साल हो गया, मैंने आज तक एक भी मेरी फिल्म को लेके कोई ओटीटी के पास नहीं गए। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे ओटीटी में फिल्म बनानी है। मैं बड़े पर्दे, क्योंकि सिनेमा इस बड़े पर्दे की मीडियम है, मैं उसमें फिल्म बनाऊंगा। बाद में वो ओटीटी में जाए, मेरी उस पर कोई कमेंट नहीं है। और क्या है कि ओटीटी शुरू में मेरी जैसे सब्जेक्ट लेके वो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। कोर्ट केस होता है, उनके ऊपर आरोप लगता है, और सब विदेशी कंपनी है, वो लोग कंफर्ट ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। एसी रूम में आके फिल्म देखेंगे और चले जाएंगे, यही उनका आर्ट की दुनिया है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मेहनत करके फिल्म बनाते हैं। लोग, चाहता हूँ कि लोग घर से चल के आए, टिकट खरीदे और देखें। और आप अपने आर्ट के जरिए कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल। सर, बहुत सारी सीरियस कॉन्वर्सेशन हो गई, अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछना चाहती हूँ, क्या आप कभी बिना कोई कंट्रोवर्सी के फिल्म बनाने के प्लान कर रहे हैं, कुछ अलग टॉपिक? बात ये है कि मैं ना कभी कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाता नहीं हूँ, वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, आ जाती है। हो जाता है। मैंने केरला स्टोरी बनाया, 3 लड़की की कहानी बोलना चाहते थे। बेशक वो 50-60 हज़ार लड़कियों की कहानी है, एक फिल्म में मैं 50-60 हज़ार लड़की का कैरेक्टराइजेशन तो कर नहीं सकता। तो फिल्म में मैंने 3 लड़की की एकदम दिल दहलाने वाली कहानी मैंने बोला। वो कंट्रोवर्शियल हुआ रिलीज होने के बाद। मैंने बस्तर में भी एक लड़की जिसने अपने हस्बैंड को उनके आंखों के सामने 32 टुकड़े में काटते हुए देखा, और उसको बोला गया कि उसकी खून से दीवार को रंगना है। मैं उस लड़की की कहानी बोलता गया, और चरक में भी मैंने ऐसा ही कुछ कहानी बोलता गया। मैं आगे भी ऐसे ही कहानी बोलूँगा जो इंसान की दर्द की कहानी है, और बहुत ही सिंपल कहानी बोलूँगा। अगर आप लोग उसको कंट्रोवर्शियल बना देंगे सर, तो हम मेरा नहीं कोई बना रहे, मेरा सिर्फ मेरा- सवाल था। मेरा कोई प्रॉब्लम, आपने खुद कहा कंट्रोवर्सी आपके पीछे आ जाती है। मैं क्या करूं? मुझे सेंसर बोर्ड की एक सीनियर मेंबर ने मुझे बोला कि यू आर द फेवरेट चाइल्ड ऑफ कंट्रोवर्सी। सर, ये आपने खुद भी कहा था, जिसके बाद मैंने सवाल पूछा है। मैं नहीं चाहता कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाना। एक्चुअली आप ना कंट्रोवर्शियल फिल्म नहीं बना सकते। आप एक फिल्म बना सकते हो कंट्रोवर्शियल, जैसे आप रोमांटिक कविता नहीं लिख सकते। आप कविता लिख सकते हैं, वो रोमांटिक हो जाता है। आप फिल्म लिख सकते हैं, एक्शन हो जाता है। तो मैं भी सिंपल ह्यूमन स्टोरी बोलना चाहता हूँ, और सच के साथ बोलना चाहता हूँ।
वो कंट्रोवर्सी हो जाएगा तो मैं क्या करूं। थैंक यू सो मच सर न्यूज़ 18 के Thank साथ you so बात much. करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुदीप्तो सेन, जिनकी फिल्म चरक 6 तारीख को सिनेमाघरों में आ रही है। तो जाइए और देखिए कि ये आखिरकार कंट्रोवर्शियल है या नहीं, ये तो दर्शक ही बता सकते हैं सर। थैंक यू।